डॉक्टर साहिबा, उमर का आईवीएफ के साथ क्या ताल्लुक है? ओके, बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पर हमारे माशरे के सेटअप में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि हम दर दर की ठोकरें खाएंगे बहुत साल, 10 साल, 12 साल, और उसके बाद हम सोचेंगे जब कुछ नहीं होगा तब हम आईवीएफ करा लेंगे। ये बात ज़हन में रखिए कि आईवीएफ के तरीका इलाज के साथ सक्सेस का चांस तकरीबन, हम कहते हैं, हर 3 में से 1 कपल प्रेग्नेंट होता है। तकरीबन 33% एक एवरेज सक्सेस रेट है। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें 100% सक्सेस हो। तो अगर एक चीज़ का 33% चांस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो सक्सेस का चांस कम होता जाता है, और जितना यंग कपल होता है उतना उस सक्सेस का चांस ज़्यादा होता है। अगर आपको इनिशियली पता चल गया है, शुरू के 3-4 सालों में ही अंदाज़ा हो गया है कि ये मुझे एक बांझपन का एक ऐसा मसला दरकार है जिसका तरीका इलाज आईवीएफ ही होना है, तो वो आईवीएफ का सक्सेस 25 साल की उम्र में बहुत बेहतर होगा इससे कि आप 10 साल इंतज़ार करके 35 साल की उम्र में, या 15 साल इंतज़ार करके उसको 40 साल की उम्र में अटैम्प्ट करें, जहाँ पर उम्मीद कम होती जाती है। सो एज का बहुत गहरा ताल्लुक है आईवीएफ की सक्सेस के साथ। तो कितनी उम्र तक आईवीएफ जो है उसका फ़ायदा हो सकता है? देयर इज़ कोई उस पर एज बार नहीं लगाई जाती। अपने ओन एग्स के साथ जो है, जो लिटरेचर में दुनिया में प्रेगनेंसी जो रिपोर्टेड है वो अप टू द एज ऑफ 46 है, लेकिन वो एक इतना रेयर इवेंट था, वो एक ऐसा इवेंट था जिसको रिपोर्ट किया गया। ये जहन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि ऐसा रोज़ हो जाता है। आम तौर पर बाय द एज ऑफ 42 साल की उम्र तक जो गुड क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के अंडे होते हैं वो एक औरत इस्तेमाल कर चुकी होती है, और उसका प्रेग्नेंट होने का चांस कम हो जाता है, उसका मिसकैरेजेस होने का चांस बढ़ जाता है। इफ़ आई बिगिन के कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो देखिए फर्टिलिटी की एज या विंडो हमारी पाकिस्तान में शादी की एज जैसे सेट की गई है, इसी तरह जो पेल्विस की मैच्योरिटी की एक अपनी एज है। पेल्विस मैच्योर होता है तकरीबन 18 साल की उम्र तक। 18 years onwards a woman can reproduce। और आम तौर पर हम ये कहते हैं कि द गुड प्राइम पीरियड इज 25 से लेके 30 साल की उम्र इज द प्राइम पीरियड वे यू गेट गुड रिजल्ट्स, इवन अप टू 35 years of age, 35 साल की उम्र तक भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और उसके बाद बड़ा शार्प डिक्लाइन आता है रिजल्ट्स में। सो अगर एक कॉज का पता है, एक वजह का पता है, और आपको पता है कि आपको इसके लिए आईवीएफ की ज़रूरत है, तो उम्र का 35 का होने का इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी करा लीजिए इफ़ दिस इज़ what is needed। आईवीएफ के लिए अगर कोई कपल ट्राई करता है तो उसमें जो है जनरल हेल्थ कितना काउंट करती है किसी भी कपल की? बहुत ज़्यादा, और बल्कि एक फैक्टर जो मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगी वो औरत का वेट है। आपको फिट एंड वेल होना चाहिए, आपका बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए। एक बात जहन में रहे कि एक हम नॉर्मल जो बीएमआई लेते हैं, हम कहते हैं कि 25 नॉर्मल बीएमआई और 30 ओवरवेट, और 30 तक ओवरवेट और 30 से बाद ओबीज। साउथ एशियंस के लिए एक्चुअली ये वैल्यूज़ ठीक नहीं है, बल्कि क्योंकि साउथ एशियंस जो कि हमारी कैटेगरी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग हैं, हम लोगों के लिए नॉर्मल बीएमआई इज़ 23। हम लोगों का ओवरवेट 28 तक, ओवरवेट और 28 से ऊपर वी आर कंसिडर्ड ओबीज। तो अगर आपका बीएमआई 28 से ऊपर है तो आप अपने आप को ओबीज समझिए और उसको कम कीजिए। सो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बड़ी बार लोग वेट कम कर रहे होते हैं और वो नेचुरली कंसीव कर लेते हैं रादर देन रिक्वायरिंग आईवीएफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट लूज़ करें, हेल्दी खाएं, अपनी डाइट में से जो है फास्ट फूड को कम करें, जो ताज़ा फ्रूट है दैट इज़ वेरी गुड। हम कहते होते हैं कि रेड फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ये वो चीज़ें हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है जो कि फर्टिलिटी में हेल्प करती है। ठीक। देयर इज़ एक्चुअली समथिंग विच आई वांट टू शेयर, और वो ये कि हल्दी का इस्तेमाल, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, इन चीज़ों में देर आर नाउ स्टडीज़ विच आर शोइंग कि हल्दी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि इन कंडीशंस में हेल्प करते हैं। और ये इनफर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। हमारे देर हैव बीन प्रैक्टिसेस जहाँ दूध में हल्दी डाल के रात को ली जाती थी, हमारी बड़े बूढ़ियाँ लेती थी। इट वॉज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस और उसको वापस आने की शायद ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई कपल आईवीएफ के तरीका इलाज की तरफ जा रहा है तो उसे जनरली किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
सो अगर स्मोक करते हैं, स्मोक करना छोड़ दें. ओके. वॉक, एक्सरसाइज, बीइंग हैप्पी. देर आर दुनिया में ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि जितना आप अपना स्ट्रेस कम रखते हैं और जितना आप खुश रहते हैं उतना सक्सेस बढ़ जाता है एक IVF साइकिल का. Okay. सो इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अपनी साइकिल की रेगुलरिटी. एक बात याद रखिए कि IVF क्विक फिक्स नहीं है. अगर किसी वजह से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है और आपने उस वजह को दूर नहीं किया और आप IVF पे चले गए हैं तो वो वजह IVF की नाकामी का भी बायस बन सकती है. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हार्मोन्स को सेटल किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि यू आर फिट वेल टू, इससे पहले कि आप IVF कराएं. ठीक है. कोई खातून जिसे PCOS का मर्ज है या एंडोमेट्रियोसिस से वो सफ़र कर रही है तो क्या वो खातून भी IVF के तरीका इलाज की तरफ जा सकती है? सो एब्सोल्युटली ये दोनों बहुत कॉमन इंडिकेशंस हैं हमारे लिए पाकिस्तान में IVF के लिए. आमतौर पर पॉलिसिस्टिक ओवरीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो बगैर IVF तक पहुँचे कंसीव कर लेते हैं. Okay. तकरीबन 70% के करीब, 30% के करीब ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें IVF के तरीका इलाज पे जाने की ज़रूरत पड़ती है. और अगेन उनसे मैं कहूँगी वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए, इवन इफ दे इससे पहले कि वो IVF की तरफ जाएं. ओके. और एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोसिस आई थिंक उन लोगों के कंसीव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मेरा ख्याल है हम सबको भी साथ उदास कर देती है. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहते हैं, इसके बारे में मेरे उस्ताद कहा करते थे कि इसके बारे में सिर्फ एक अच्छी खबर है और वो ये कि ये कैंसर नहीं है. इसके अलावा इसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है. सही. ये एक पीपल के पौधे की तरह है. आप इसको निकाल देते हैं, आप इसकी सर्जरी कर देते हैं, ये फिर दोबारा हो जाता है. दैट्स हाउ एंडोमेट्रियोसिस इज. दूसरी जो एक और बात है, अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1 या 2 है तो वो एक बॉडी में एक सोजिश की कैफियत रखता है जिसकी वजह से एग्स की क्वालिटी इफेक्ट होती है. Okay. अगर आप स्टेज इंतज़ार करते हैं अच्छा ये स्टेज सेटल हो जाए मैं उसके बाद करूँगा, तो स्टेज 3 या 4 के करीब पीछे समझे कि राख ही बचती है क्योंकि वो सब कुछ ओवरीज को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और आपके पास फिर भी क्वालिटी ऑफ एग या नंबर ऑफ एग्स नहीं मिलता क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस उसको एक तरह से तबाह कर चुका होता है. सही. सो इन मामलों की वजह से एंडोमेट्रियोसिस एक मुश्किल बीमारी है. इसके बावजूद IVF इसका हल इसलिए है कि हमारे पास इसके अलावा कोई बेहतर हल मौजूद नहीं है. हम सर्जरी करके कोशिश कर सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस को हम ट्रीट करें और उसके बाद पेशेंट या नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें या IVF. एक छोटी सी विंडो मिलेगी इससे पहले कि ये पीपल का पौधा वापस आ जाए. उस विंडो में हमें कोशिश करनी है प्रेगनेंसी हो जाए, वेदर वो नेचुरल है, वेदर वो ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ है या उसके लिए IVF कराना है. और ये डिसीजन आपका डॉक्टर आपको लेने में हेल्प कर सकता है. ओके. बहुत शुक्रिया.